हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी तरीके से लेकर आ गई हूँ मैं महासंग्राम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें नए नए क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे और आपकी तैयारी को में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेंड करिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड करे, उसमें से कितने नंबर आपके आए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है इस टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो प्रैक्टिस मोर देन इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके आप प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी प्रैक्टिस में हेल्प हो सके। तो मैं लेके आई हूँ नए नए क्वेश्चन का संग्रह, तो आप उसको देखिए और बताइए आपने कितने क्वेश्चन बना पाए हैं। और सीरीज को एंजॉय करिए, लाइक एंड शेयर करिए फ्रेंड के साथ, और बताइए कि कैसा बना है ये क्वेश्चन। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, और ये न्यू पार्ट है और नए नए क्वेश्चन के साथ जो लेकर आए हैं। चलिए तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और आपसे मैं ये हर रोज़ कहती हूँ, हर एक सीरीज में कहती हूँ कि क्वेश्चन लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नहीं तो कहीं और से, पर यहाँ नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो यहीं से क्यों ना लगाए जाएँ क्वेश्चंस। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए जिन्होंने ये फॉर्म भरा हुआ है महिला सुपरवाइज़र वाला, तो उनको भी ये सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करवाइए, क्योंकि सभी को इससे फ़ायदा मिलने वाला है और आप अपने लिए एक सीट फिक्स करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष का बच्चा विटामिन ए की कितनी खुराक प्राप्त कर लेता है? 5 वर्ष का बच्चा विटामिन ए की, जो 5 वर्ष का बच्चा है वो विटामिन ए की मतलब 5 वर्ष तक कितनी खुराक ले लेता है? ऑप्शन ए 10 खुराक, ऑप्शन बी 9 खुराक, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 7। तो जो 5 वर्ष का बच्चा है, देखो विटामिन ए की खुराक 6 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तो जब 5 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते बच्चा 9 खुराक ले लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 9 खुराक ले लेता है विटामिन ए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिका में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होना किसका लक्षण है? जैसे कि सबको पता है कि कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, पर किसी कोशिका में 47 गुणसूत्र होते हैं, जिसका लक्षण क्या हो जाता है? किस कारण से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्रेटिनिज्म, ऑप्शन सी हाइड्रोसेफेली और ऑप्शन डी माइक्रोसेफेली। जैसे कि कल मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, माइक्रोसेफेली में क्या होता है कि जो बच्चे का सिर है बहुत छोटा दिखाई देता है, वो मैक्रोसेफेली थी। मैक्रोसेफेली में बड़ा दिखाई देता है, माइक्रो में छोटा सिर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम के कारण होते हैं। जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके कारण 46 की जगह 47 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से टीकों की अनुशंसा की जाती है? इसका पूछने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से टीके हैं, उनमें से एक जो बंच है, जो 3-3 का बंच हर एक ऑप्शन में दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक सही है जो टीके लगाए जाते हैं बच्चों में? तो ऑप्शन ए है BCG और DPT और OPV का टीका। ऑप्शन बी BCG हेपेटाइटिस बी और OPV का टीका। ऑप्शन सी है DTP OPV और हेपेटाइटिस बी का टीका। और ऑप्शन डी है BCG हेपेटाइटिस बी और DPT का टीका। बताना है इसमें से कि कौन सा 3 टीकों का ग्रुप है जो लगाने की अनुशंसा की जाती है। सॉरी, यहाँ पे सी लिखना था, मैं गलत लगा गई हूँ। यहाँ पर ऑप्शन सी BV दोनों में लिख गए थे, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है। BCG हेपेटाइटिस बी और OPV का टीका लगाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान वजन में औसत वृद्धि कितनी होती है? जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान वजन में औसत वृद्धि कितनी होती है, यानी जो गर्भस्थ महिला है उसका जो नॉर्मल वेट होता है उसमें कितनी और वृद्धि हो जाती है गर्भावस्था के पीरियड में? 8 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 12 से 14 किलोग्राम, 16 से 18 किलोग्राम।
तो देखिए इसमें क्या है कि प्रथम जो तिमाही होती है, या फिर टर्मेस्टर होता है, सेकंड टर्मेस्टर होता है और थर्ड टर्मेस्टर होता है। तो मैं लिख दूँ आपको बताने के लिए ताकि सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो जो 3 मंथ्स के 3 टर्मेस्टर होते हैं, ये भी 3 मंथ्स का, ये भी 3 मंथ्स का, ये भी 3 मंथ्स का, तो यानी 9 मंथ कंप्लीट हुए। तो जो प्रथम यानी फर्स्ट टर्मेस्टर होता है उसमें लगभग 2 kg वेट गेन कर पाती हैं गर्भवती महिलाएं। और जो सेकंड टर्मेस्टर होता है इसमें 4 से 5 या फिर 6 kg वेट गेन कर पाती हैं, और इसमें भी 5 से 6 kg वेट गेन कर पाती हैं महिलाएं। तो इनका राइट आंसर होगा 10 से 12 kg वेट गेन हो जाता है। ये 55 kg की महिलाओं के लिए दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो 10 से 12 kg वेट गेन कर लेती हैं महिलाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें प्रसव पूर्व रक्त स्राव का कारण नहीं है, यानी कि जो प्रसव पूर्व यानी कि डिलीवरी के पहले जो ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है उसका कारण नहीं पूछा गया है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 उसके कारण हैं और 1 उसका कारण नहीं है, वही पूछा गया है। प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी एवर्शियो प्लेसेंटी, और ऑप्शन डी गर्भाशय का फटना। ठीक है, तो इनमें से एक कौन सा नहीं है? तो गर्भाशय के फट जाने से तो ब्लड डिस्चार्ज होने लगेगा, प्लेसेंटा प्रीविया से भी होने लगेगा, और एवर्शियो प्लेसेंटी में भी डिस्चार्ज होने लगता है। और जो कॉर्ड प्रेजेंटेशन है वो इसका कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गर्भावस्था की परिपक्वता कब मानी जाती है? 40 सप्ताह के बाद, 43 सप्ताह के बाद, 42 सप्ताह के बाद, और ऑप्शन डी 41 सप्ताह के बाद। यानी कि एक गर्भावस्था की परिपक्वता यानी पूर्ण टाइम, गर्भावस्था का एक पूर्ण टाइम कब माना जाता है कि ये टाइम पर डिलीवरी होना ठीक रहता है, ये पूछा गया है। तो 40 सप्ताह के बाद, 43 सप्ताह के बाद, 42 सप्ताह के बाद और 41 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 40 सप्ताह के बाद। 40 सप्ताह का एक टाइम बहुत अच्छा माना जाता है, और जैसे 37 सप्ताह हैं वो कम में आ जाते हैं, और जैसे 42-43 अधिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो 40 सप्ताह का जो टाइम होता है वो परफेक्ट टाइम होता है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो मासिक धर्म प्रवाह शायद ब्लैंक के भीतर फिर से शुरू हो जाएगा। यानी जिन महिलाओं की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती तो उनका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि कितने टाइम के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रसव के बाद 2 से 4 सप्ताह में, प्रसव के बाद 4 से 6 सप्ताह में, प्रसव के बाद 6 से 8 सप्ताह में, प्रसव के बाद 8 से 10 सप्ताह में, ये पूछा गया है। तो देखिए वैसे नॉर्मली 42 डेज तक तो वही चलता है कि जो डिलीवरी के बाद जो जितना भी गंदगी जो रह जाती है स्टमक के अंदर वो पीरियड मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं कहलाता, यानी कि वो 42 डेज तक निकलता रहता है धीरे धीरे, पहले डार्क ब्लड के रूप में, फिर लाइट और फिर वाइट डिस्चार्ज के रूप में निकलता रहता है। तो 42 डेज तक तो वही चलता है, और इसमें इस पीरियड में क्या बोलते प्रेगनेंसी की कोई टेंशन नहीं रहती है, ये सेफ पीरियड रहते हैं।
और इसके बाद यदि महिलाएं बच्चे को दूध अच्छे तरीके से पिलाती हैं तो ये 6 मंथ तक और बढ़ जाता है, यानी 6 मंथ तक कोई भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आते, वो सेफ पीरियड में माने जाते हैं। 6 मंथ तक कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं जाएगी या आप बच्चे कंसीव नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, वो सेफ पीरियड रहते हैं। और उसके अगर आपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, दूध पिलाना शुरू नहीं करती हैं, तो ये पीरियड थोड़ा कम हो जाता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टार्ट हो जाती है प्रसव के 6 to 8 वीक्स में स्टार्ट हो जाती है। तो ये 42 डेज़ के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होता, उसके बाद फिर ये 6 to 8 वीक में स्टार्ट हो जाती है। और यानी कि 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाता है, किसी को 1.5 महीने बाद स्टार्ट हो जाता है, और अच्छे तरीके से दूध पिलाने पर ये 6 मंथ तक चलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रसव का दूसरा चरण निम्न में से किसका चरण होता है? प्रसव का जो दूसरा चरण होता है वो निम्न में से किसका चरण होता है, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गर्भाशय ग्रीवा के फैलने का, गर्भाशय के संकुचन और त्याग का, अपरावितरण का, और भ्रूण के निष्कासन का। तो इसमें ये पूछा गया है, प्रसव के 3 पार्ट होते हैं। पहले में दर्द स्टार्ट होता है यानी ग्रीवा का फैलना होता है, और सेकंड पार्ट में भ्रूण का निष्कासन यानी डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आ जाता है। थर्ड पार्ट में प्लेसेंटा बाहर आता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो दूसरा चरण है जो दूसरे चरण में भ्रूण के निष्कासन का होता है, यानी बच्चा बाहर आ जाता है और डिलीवरी हो जाती है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भ्रूण का निष्कासन, सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लैंक को छोड़कर टॉर्च के संक्रमण में सभी शामिल हैं। जो कि बच्चों में जो संक्रमण फैलता है, गर्भाशय में जो बच्चों में संक्रमण फैलता है, उस संक्रमण को टॉर्च के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि टॉर्च के अकॉर्डिंग जो भी संक्रमण होते हैं उनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। बाकी 3 टॉर्च में शामिल हैं और एक शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, टिटनस और साइटोमेगालोवायरस, ये पूछा गया है। तो देखिए टॉर्च, TORCH, तो ये हो गया T, और ये हो गया R, और ये हो गया C। ठीक है, और टिटनेस, ये टिटनेस इसमें नहीं आता है। टिटनेस एक अलग ही, जो टिटनेस के टीके दिए जाते हैं वो अलग हैं, और इसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, यानी कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला और साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, ये टॉर्च में तीनों शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका कौन सा है? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका कौन सा है? BCG का, IgV का, और है हेपेटाइटिस B का, HPV का। तो देखिए जो HPV है इसको बोलते हैं ह्यूमन
ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिफेक्ट्स आफ्टर बर्थ नहीं है, डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी जन्म के समय है। जन्म के समय जो दोष आते हैं वो 4D में शामिल हैं, जन्म के बाद के दोष 4D में शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो इधर एक ही वर्ड का था, जन्म के बाद दिया गया था, यानी कि डिफेक्ट आफ्टर बर्थ और डिफेक्ट एट बर्थ जन्म के समय के दोष को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, और आपने कितने क्वेश्चन बना पाए ये भी बताइए। आपको कितने क्वेश्चन नंबर आए हैं, 12 नंबर में से 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, और वो गलत किस वजह से हुए हैं ये ज़रूर बताइए आप। और ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता द स्माइल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके और आप टाइम से क्वेश्चन अटेंड कर सकें और आप अपनी तैयारी को और आगे ले जाएं। इस तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसमें इन्वॉल्व होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, अभी के लिए बाय बाय।